नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद बयान के जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लग रहा है कि अब वो जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है उसके बाद उनके बयान में कोई बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है जातीय जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब बहुत लंबी राजनीति पारी की है। बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, सरकारों में मंत्री रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं मौर्य साहब। मौर्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपकी अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे बहुत धन्यवाद त्रिवेदी जी। अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अखिलेश यादव जी से कल आपकी लंबी मुलाकात हुई है, 1 घंटे की शायद। क्या बातचीत हुई है? जी देखिए, जो वर्तमान परिदृश्य है जी उसको देखते हुए कल मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से औपचारिक वार्ता हुई और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कहकर के वोट तो ले लिया, लेकिन जब उनके सम्मान और अधिकार की बात आती है तो एक एक करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का पाप किया है। और इसीलिए अब हम अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक आरक्षण के अधिकार को बहाल करने के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे जी। साथ ही साथ जो जाति आधारित जनगणना एक लंबे अरसे से मांग के रूप में चली आ रही है, उस मामले को लेकर के भी हम रणनीति बना करके जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि सन 1931 की जातीय जनगणना के बाद आज तक किसी भी सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई। जब कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है तब जाति जनगणना की बात करती है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी जब विपक्ष में रहती है तो जाति जनगणना की मांग उठाती है जी। और भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में रहती है तो जाति आधारित जनगणना की मांग करती है। लेकिन जब केंद्र में की सरकार में जाते हैं तो ये अपनी मांग को भूल जाते हैं, इस देश के अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ों को भूल जाते हैं। वोट लेने के लिए हिंदू कहकर के वोट तो हथियाते हैं जी, लेकिन जब इनके सम्मान को दिलाने की बात आती, हक, हकूक, अधिकार की बात आती, तो भारतीय जनता पार्टी भी पल्ला झाड़ लेती है। इसीलिए जाति आधारित जनगणना कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी जी, क्योंकि उसी के आधार पर ये देश के 85-90% लोगों की अवहेलना किस तरीके से कर रहे हैं, इसको जनता के बीच में हम बेनकाब करेंगे जी, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको असली चेहरा देश की जनता के सामने आए। और इसीलिए इस पर कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से एक मेरी लंबी वार्ता हुई जी। और उसी परिप्रेक्ष्य में रणनीति बना करके इस पर आगे काम किया जाएगा, यह सुनिश्चित किया गया है जी। मतलब अखिलेश यादव जी अब जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, वैसे भी विपक्ष में बैठे हुए, और आपने कहा विपक्ष में रहते हैं तो सब लोग याद करते ही हैं। सर, एक चीज़ पहले मैं समझना चाहता हूं, आपने आरक्षण की बात की। अभी जो SC ST का आरक्षण है उसको 10 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही दोबारा से बढ़ाया गया संसद की तरफ से। हालांकि संसद में जब ये पास हुआ था तब तो 10 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद अभी जिस पर चर्चा हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने उस आरक्षण को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है आरक्षण के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का यही दोहरा चरित्र तो हम सामने लाना चाहते हैं। वाहवाही लूटने के लिए तो बढ़ा दिया जी, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकारें में जब जगह आती हैं तो काट पीट करके उस आरक्षण की ऐसी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं कि वो बेमतलब हो जाता है। जी। हम एक उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश का देना चाहते हैं जी। यद्यपि मेरे पास तो है 2 दर्जन से भी ज्यादा,
लेकिन एक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग में जी 347 डॉक्टरों के पद निकले। जी लोक सेवा आयोग में इनकी विज्ञप्ति भी गई, प्रकाशित भी हुई, जी जिसमें सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के कोटे को दोनों जोड़ लिया जाए तो 81% है, और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कुल जोड़ लिया जाए तो मात्र 18.5% है। अब कहां केवल 27% पिछड़ों का है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात का लेकर के 23-23.5% है जी, और तीनों को मिलाकर के मात्र 18.5-17% पहुंच रहे हैं जी तो इस तरीके से आरक्षण को झुठलाने, आरक्षण को खत्म करने, बिना लिखत पढ़त के जी संविधान के आरक्षण को अजगर की तरह निगल जाने का पाप और दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। जी। और हमने केवल एक नमूना दिया, जी केवल समझने के लिए। जी सर, एक बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को, दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को हिंदू बनाकर भरमा रही है, तो क्या आप मानते हैं कि हिंदू नहीं है आदिवासी, दलित और अनुसूचित जाति के लोग? हिंदू तो हैं जी लेकिन वोट लेने तक। जब इनके सम्मान, स्वाभिमान, सत्ता शासन में हिस्सेदारी, आरक्षण की बात आती है जी तो ये बेगाने हो जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर वोट लेने के लिए आप इनको हिंदू बनाते हो तो कम से कम सत्ता शासन में हिस्सेदारी, आरक्षण को दिलाने में भी इनको हिंदू ही मानिए। जी इनको दुश्मन क्यों मानते हैं? जी और इसीलिए जाति आधारित जनगणना करा करके हमारी मांग होगी जी कि हम इनके आरक्षण को, जो भारतीय जनता पार्टी डकैती डाल रही है, जी उसको बचाएं भी, और साथ ही साथ चूंकि और भी बहुत सी जातियां आरक्षण की श्रेणी में, पिछड़ों की श्रेणी में आ गई हैं, जी तो उनकी भी संख्या का आकलन हो जाएगा। और आबादी घटी है या आबादी बढ़ी है, उस अनुपात में इनका आरक्षण भी सुनिश्चित हो जाएगा। जी सर, आरक्षण को लेकर ही एक बात भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि जो लोग कन्वर्टेड हैं, यानी जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में चले गए हैं, लेकिन उनका जो स्तर है वो अभी पिछड़ा ही है, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी, तो आर्थिक आधार पर तो उनको आरक्षण मिल ही सकता है। आपको लगता है कि जो कन्वर्टेड लोग हैं, इस्लाम जिन्होंने स्वीकार कर लिया है या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? भाई अभी तक तो जो जिसको मिल रहा है उसका ही खत्म कर रहे हैं जी, तो दूसरों क्या ये देंगे? नहीं वो तो नहीं देंगे। आप समझते हैं कि उनको भी मिलना चाहिए? भारतीय संविधान कहता है जी, स्वाभाविक रूप से जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं जी उनको मिलना चाहिए। जी जब ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सवर्ण समाज के गरीबों को मिल सकता है जी, तो और गरीबों को क्यों नहीं मिल सकता? मतलब आप समझते हैं कन्वर्टेड्स को भी मिलना चाहिए, जो लोग कन्वर्ट हो गए उनको भी मिलना चाहिए आर्थिक, सामाजिक आधार पर आरक्षण? अरे भाई, आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कई बार कहा है जी कि जो भी हिंदू धर्म से कन्वर्टेड कहीं भी गए हैं, जी हम उन्हें हिंदू समाज का ही मानते हैं। जी तो भाषण में अगर मानते हैं तो व्यवहारिक क्यों नहीं? जी सर, एक चीज को लेकर आपकी बड़ी चर्चा हो रही है। मैंने कहा पहले जो गंभीर विषय था, जो क्योंकि आपने आरक्षण का मसला उठाया, जातीय आरक्षण का, जातीय जनगणना का, तो मैंने कहा उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आपकी चर्चा आजकल रामचरितमानस को लेकर भी काफ़ी हो रही है। रामचरितमानस पर जो आपने बयान दिया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप अब भी उस पर कायम हैं? और क्या अखिलेश यादव से आपकी इस पर मुलाकात हुई? क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने आपके इस बयान का विरोध किया है। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। जी पहली बात तो
रामचरितमानस मेरे एजेंडे में नहीं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के वो अंश जो इस देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच, अधम, जी, पिटाई का पात्र, अपमान किए जाने के लिए प्रेरित करते हैं, जी, उन तथ्यों को प्रतिबंधित किया जाए या उस अंश को निकाला जाए। जी। शेष रामचरितमानस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं। हमारा रामचरित मकसद जी, किसी भी ग्रंथ, किसी भी धर्म और किसी भी आराध्य पर तंज कसना नहीं, जी, बल्कि देश की समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान को दिलाना सुनिश्चित करना है, अपमान से बचाना है। जी। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं। तो ये अखिलेश यादव जी भी आपके इस बयान से समर्थन दे रहे हैं? आपको कहा है उन्होंने कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? कल शायद आपने अखिलेश यादव जी के बयान का संज्ञान नहीं लिया, जी, नहीं तो अपने आप में उस बयान से आपको उत्तर मिल जाता। इसलिए आज जो भी मैंने कहा, जी, ये पूरे देश की महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मामला है। जी, तथाकथित शूद्र वर्ग में आने वाले आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों से जुड़ा हुआ है। जी, इसलिए इस बात से कोई नाइत्तेफाक कर ही नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है, कुछ सिरफिरे लोग जो धर्म के ठेकेदार बन करके जी, समाज को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। जी, जबकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए धर्म को आहत तो हम स्वप्न भी नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन इतना जरूर है कि शूद्र समाज में आने वाले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को भी हम अपमानित नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुझे अब भी ये बात नहीं समझ में आई कि अखिलेश जी ने आपको क्या कहा। अखिलेश जी आपके बयान के साथ हैं या नहीं साथ हैं, ये मुझे अभी समझ नहीं आई सर। मेरे को न तो मैंने रामचरितमानस पढ़ी, न अखिलेश जी का बयान सुना। स्वाभाविक रूप से जब कोई आपत्ति नहीं है तो अपने आप सहमति के रूप में माना जाता है। जी, मतलब अखिलेश जी आपके साथ हैं इस बयान पर कि भाई रामचरितमानस के कुछ अंशों को पाबंद कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। ठीक समझ रहा हूं मैं? स्वाभाविक रूप से बिल्कुल सही समझ रहे हैं और साथ भी है। जी, एक चीज और सर, कुछ मित्रों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत पढ़े लिखे लोगों में से हैं, विद्वान लोगों में से हैं, राजनीति के बड़े अनुभवी लोगों में से हैं। अब उनकी उम्र करीब करीब 70 साल होने को आ गई। 2 जनवरी 1954 आपका जन्मदिन बताया जाता है, तो 69 कंप्लीट आपने कर लिए। तो कुछ मित्रों ने पूछा कि बड़ी देर से पढ़ी आपने रामचरितमानस। अब नादान लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। जी, मैं अपना विद्यार्थी जीवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से समाप्त करने के बाद जी, सामाजिक मंचों पर लगातार जी, इस बात को उठाता रहा। जी, यह बात दीगर है जी, कि पूरे देश में चर्चा का विषय पहली बार बना, जी, लेकिन इस मामले को मैं सदैव उठाता रहा। एक चीज। जी, दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार इसको नहीं उठाए। जी, इस पर चर्चा ज्योतिबा फुले जी ने भी किया है, जी, जो सामाजिक परिवर्तन के बहुत बड़े नेता थे, जी, महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए थे। जी, पेरियार रामास्वामी नाइकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, संत रविदास, संत कबीर, जी, संत गुरु नानक, आज तमाम महापुरुषों ने जी, समय समय पर उठाया। ठीक है। और वर्तमान में जी, मानवर कांशीराम जी ने इस सामाजिक परिवर्तन को सम्मान दिलाने के लिए जी, एक नई धार दिया। हम अपने इन तमाम महापुरुषों की इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, इसलिए
इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी और पहली बार नहीं बल्कि ऐसे ही सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मैं इस अभियान को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया हूं। जी सर, एक और सवाल मेरे को समझना है आपसे कि अभी पिछली बार 2019 से पहले तक आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे हैं। वो तो राम राज्य चलाने वाली, रामचरितमानस को पढ़ने वाली, राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाने वाली, राम मंदिर निर्माण कराने वाली पार्टी रही है और योगी आदित्यनाथ उसके मुख्यमंत्री रहे। आप उस सरकार में रहे। क्या योगी आदित्यनाथ से कभी आपने इस पर चर्चा की कि रामचरितमानस में से इस अंश को हटा देना चाहिए? क्योंकि दो विद्वान मिल जाते तो शायद झगड़ा खत्म हो जाता। देखिए, मैं कहीं भी रहा अपने विचारों के साथ था जी। जो भी ढोंग ढकोसले से युक्त कार्यक्रम था, मंत्री रहते हुए भी भाजपा सरकार में जी, मैं उन कार्यक्रमों में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया जी। इसलिए ढोंग ढकोसले या धर्म के नाम पर तमाम अनाप शनाप खर्च और कर्मकांड जी भले ही सरकार करती रही हो जी, लेकिन हमेशा हमने दूरी बना के रखा। जी। हमें जो उत्तरदायित्व दिया गया था विभाग का, मैंने उसको आसमान पे चढ़ा के रखा जी। न भूतो न भविष्य, जो कभी नहीं हुआ था उसको मैंने करके दिखाया। जी सर, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल था कि क्या आपने जो आपने कहा उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं। मेरा सवाल सीधा था कि क्या आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या तब की पार्टी के नेतृत्व के साथ रामचरितमानस के इस विषय पर, जिस पर आपको आपत्ति है, इसको लेकर कोई बातचीत की थी या आपत्ति जाहिर की थी? देखिए, बात प्रसंग की होती, प्रसंग नहीं आया। जैसे आज हमारी आपकी वार्ता हो रही है, हाँ हाँ, आज ये प्रसंग बस आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। सर 5 ऐसा साल, कभी सर प्रसंग 5 ही साल, नहीं आया सर 5 साल आप किस पर सरकार में चर्चा रहे। हो। हाँ, इतना जरूर है मौर्य साहब, आप 5 साल सरकार में रहे और उस दौरान तो राम जन्मभूमि पर फैसला भी आया, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया, सब कुछ हुआ और राम जन्मभूमि पर इतनी चर्चा हो रही हो और रामचरितमानस की चर्चा ना हो, तो फिर मुझे हैरानी है। आप बचना चाहते तो कोई बात नहीं। देखिए, आप आपको बहुत बड़े, सरकार में आप बैठना बहुत था बड़े तो ठीक पत्रकार है, हैं। आप कुर्सी पर बैठे रहना चाहते आप थे बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी कि जहां तक रही बात राम मंदिर का, जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे बन रहा है। जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसका मैं सम्मान करता हूं। जी उसके किसी भी निर्णय पर हमें कभी कोई आपत्ति नहीं है। रही बात, हमें किसी के आराध्य देव से भी जी कोई आपत्ति नहीं है। जी ये हमारा भारतीय संविधान सभी पंथ, सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता है। जी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष संविधान है। इसलिए सभी धर्म अपने अपने तौर तरीके से काम करते हैं। जी उनके क्रियाकलाप, वर्किंग में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं। जी हमें केवल दखल चौपाई के उस अंश से है जी जिसमें इस देश में सुष्ट समाज में वाली जातियों को नीच कहा गया, मारने पीटने का पात्र बताया गया, जी अपमान किए जाने के लिए प्रेरित किया गया। जी केवल उस अंश को निकालने की बात कर रहा हूं। जी क्योंकि उस समय सरकार और मेरा आमना सामना, जी एक मौका आया जी जब मेरे सामने आरक्षण पर डकैती डाली गई। जी मैंने तत्काल उसका प्रतिकार किया जी और उसी प्रतिकार के फलस्वरूप जब सरकार फिर मेरे उस बात को अनसुनी कर दी, जी तो मैंने अपने मंत्री पद को छोड़ते हुए जी देश के दलितों, पिछड़ों और देश के दलितों और पिछड़ों की आवाज को बुलंद किया जी और उनसे मैंने किनारा कसा। जी इसलिए मैंने अपने स्वार्थ में विचारों की तिलांजलि नहीं दी, जी बल्कि विचारों के लिए जी हमने अपने मंत्री पद को लात मारा। जी इसलिए चूंकि हमारी प्राथमिकता, हमारा एजेंडा है, आदिवासी, दलित और पिछड़े हैं, जी भारतीय संविधान है, जी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का अधिकार है। जी उस आरक्षण के अधिकार पर जब भाजपा सरकार ने डकैती डालना शुरू किया तो मैंने विरोध भी किया और अवसर आया तो पार्टी भी छोड़ा, जी सरकार से, मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया।
इसलिए आप ये नहीं कह सकते। जी जो मेरे सामने बात आई तत्काल दो हाथ मैंने आजमाया भी। जी सर, एक चीज़ समझाइए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि जब आपको लगा और आपने मंत्री पद भी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दी, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझाइए कि ये आपकी जो आत्मा जागृत होने का काम है, ये सिर्फ चुनाव से पहले क्यों होता है? आप बहुजन समाज पार्टी भी तब छोड़ते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी भी तब छोड़ते हैं जब आप चुनाव आने वाले होते हैं। ये आत्मा की जागृत का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मुझे समझाइए। पहली बात तो मैं आपको ज्ञान नहीं देना चाहता जी, और ना इस हैसियत में हूं जी, लेकिन अभी कोई चुनाव फिलहाल नहीं है, नहीं, इसलिए आपका ये जो प्रश्न है ना तो समीचीन है ना व्यवहारिक है। नहीं समीचीन है सर। आपने मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी तब छोड़ी, चुनाव से पहले आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, ऐसे ही बीएसपी भी तब छोड़ी थी जब चुनाव आने वाले थे। दोनों बड़े उदाहरण हैं। जिस समय आरक्षण के मुद्दे पर टकराहट हुई जी, जिस समय आरक्षण के मुद्दे पर टकराहट हुई, बात तो उसी समय पैदा होगी, पहले क्यों पैदा होगी? जी, और आज जब आपके ही मीडिया बंधुओं ने जी, इस विषय पर सवाल किया जी, तब मैंने उसका जवाब दिया। जी, अन्यथा सार्वजनिक मंचों पर जी, तो मैं अपना विरोध हमेशा दर्ज कराता ही जी रहता हूं। लेकिन सर एक और सवाल था, कुछ लोगों ने आरोप लगाया, बहन जी का भी आरोप था, मायावती जी का, जिनके साथ आपने लंबे समय तक काम किया है, कि आप वंशवाद बढ़ाना चाहते थे, अपने परिवार के लोगों को राजनीति में लाना चाहते थे और वो मायावती जी को पसंद नहीं था, इसलिए आपको छोड़ना पड़ा। और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि आप अपने बेटे को जी, पहली बात तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी, आपको शायद ये नहीं मालूम जी, कि सुश्री बहन मायावती जी ने जी, मेरे बेटी और बेटे को जबरदस्ती चुनाव लड़ाया था। जी, बेटी चीन में थी और उस समय मेडिकल अफसर भी थी। उसकी गैरहाजिरी में मुझको बुला, कहा तुम्हारी बेटी को मैं फला जगह लड़ाऊंगी, जी, क्योंकि मैनपुरी में कोई बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी तैयार नहीं हो रहा है। जी, हमने पहले मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मिशन की बात है। जी, देखो मानवर कांशीराम तो बीपी सिंह के खिलाफ लड़े थे। जी, तो उनके इस बात पर हमने कहा आप नेता हैं, आपका फैसला अंतिम मान्य है। जी, बेटे को भी उन्होंने कहा कि भाई वहां पर मैं, तुम्हारी सीट थी, मैं तुमने छोड़ा उसको, जी, तुम कुर्सी लड़ रहे हो, जी, मैं चाहता हूं कि उस पर तुम्हारी पत्नी लड़े या बेटा लड़े। हमने कहा बहन जी, मैं परिवारवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूं, जी, आप मुझको परिवारवाद के प्रचलन में क्यों फंसा रही हैं? जी, तो उन्होंने यही कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम हो कि मैं हूं? तो हमने कहा नहीं बहन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप ही हैं। जी, तो कहें मेरे ऊपर फैसला छोड़ो, जी, तुम इस पर टांग मत लड़ाओ। ये बहन जी ने किया था। तो फिर किस बात पर झगड़ा हुआ? इस प्रकार का कोई मांगने जांचने की प्रश्न नहीं उठता। नहीं तो क्या नाराजगी हो गई बहन जी से वो आपकी, क्योंकि बेचारी आप काशीराम जी के साथ रहे जिसका हैं। मैंने उसी समय खुलासा किया था। मौर्य साहब, आप काशीराम जी की पॉलिटिक्स के फॉलोअर रहे हैं, ऐसा आप उनके है, साथ आप काम बहुत बड़ी पत्रकार हैं। जी। जिस समय मैंने पार्टी छोड़ा था, पार्टी छोड़ने के कारणों को भी उजागर किया था, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति आज मैं नहीं करूंगा। एक आखिरी सवाल सर, कि आपने अभी कहा मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया गया सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो उस पर भी आपने आलोचना की है। तो ऐसी सरकार जो आदिवासी, दलितों, पिछड़ों को साथ ही नहीं दे रही, उनका पद्म विभूषण भी क्यों आप स्वीकार कर रहे हैं? आप तो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, और वो तो उनको मुल्ला मुलायम कहती थी पार्टी। अब आप नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, इस देश के बड़े कद के नेता थे, विशाल व्यक्तित्व था, कृतित्व था, और उनका एक लंबा योगदान था। 55-60 साल की सक्रिय राजनीति थी। जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कभी भीख नहीं मांगा था कि हमको यह सम्मान दिया जाए। जी, भारतीय जनता पार्टी ने उनके विशाल व्यक्तित्व को छोटा बनाने के लिए जी, पद्म विभूषण उपाधि पकड़ा दी। लेकिन आपको स्वीकार है, केंद्र की आपको सरकार स्वीकार है को उनकी पार्टी का। नेताजी के प्रति वाकई में सम्मान था, जी, प्रेम था, जी, तो उनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाना चाहिए था। जी, चलिए बहुत बहुत इसलिए जी, अगर सम्मान देना ही है
तो सम्मान दिलाने का नाटक नहीं, भारत रत्न दे करके उनको सम्मानित करें, तब हमें विश्वास होगा कि वाकई में आप नेताजी का सम्मान कर रहे हैं। करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौर्य साहब आपका कि आपने वक्त निकाला और अपनी बात हमारे सामने रखी, सबके सामने रखी। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज इंडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य से हम बात कर रहे थे। खास बातचीत थी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य।